लोकसभा स्पीकर को लेकर जहां एक तरफ बवाल मचा हुआ था, विपक्ष जोरों शोर से वोटिंग की मांग कर रहा था, अपने उम्मीदवार को भी मैदान में उतारा था, लेकिन स्पीकर के चुनाव के लिए विपक्ष ने एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला के खिलाफ अपना उम्मीदवार तो उतारा, लेकिन मत विभाजन की मांग नहीं की। बुधवार सुबह ओम बिरला को ध्वनि मत से स्पीकर चुन लिया गया, यानी बिना वोटिंग के चुनाव हुआ। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर मत विभाजन की मांग ही विपक्ष को नहीं करनी थी तो उम्मीदवार क्यों खड़ा किया गया। ओम बिरला के चुने जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के साथ राहुल गांधी भी उन्हें मुस्कुराकर बधाई देते हुए नजर आए। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि विपक्ष ने ऐसा क्यों किया। वहीं स्पीकर तो चुन लिया गया, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद अभी भी खाली है। क्यों? ये खाली ही रहेगा, या फिर बीजेपी अपने पास रखेगी, या फिर विपक्ष ये पद लेगी, या फिर टीडीपी या फिर जेडीयू को जाएगा। चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। दरअसल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सिर्फ 3 बार ही ऐसा हुआ है जब स्पीकर के पद के लिए मतदान हुआ हो, वरना इस पद पर हमेशा ही पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बन जाया करती थी। 1952, 1967 और 1976 में स्पीकर के पद के लिए मतदान किए गए थे और इस बार माना जा रहा था कि वोटिंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या स्पीकर के चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करना विपक्ष की रणनीति का हिस्सा था? ऐसा कर विपक्ष ने सरकार को क्या संदेश देने की कोशिश की है? इस चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने कांग्रेस से अपने अनुभवी सांसद कोडिकुन्नील सुरेश को स्पीकर पद के लिए आगे किया था। जब एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने स्पीकर के चुनाव में वोटिंग की बात पूछी तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने इसकी मांग नहीं की है। अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष ने ऐसा क्यों किया, जबकि बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ था कि नहीं, विपक्ष जो है वो स्पीकर के पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा और लड़ेगा भी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कोडिकुन्नील सुरेश के समर्थन में प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने ये भी लिखा कि स्पीकर का चुनाव मत विभाजन से नहीं ध्वनि मत से हुआ। हालांकि इसके बाद भी इंडिया गठबंधन की पार्टी मत विभाजन की मांग कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंडिया गठबंधन की पार्टियां सर्वसम्मति और सहयोग की उस भावना को मजबूत करना चाहती थी जो प्रधानमंत्री और एनडीए ब्लॉक की पार्टियों के कामों में दिखाई नहीं देती है। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि हमारा विरोध सांकेतिक था, लोकतांत्रिक था, क्योंकि परंपरा तोड़कर डिप्टी स्पीकर नहीं दे रहे थे। इसलिए हमने साफ बता दिया कि संविधान नहीं बदलने देंगे, जनता के हितों के खिलाफ नहीं जाने देंगे, परंपराओं के खिलाफ नहीं जाने देंगे, अपनी पूरी शक्ति से विरोध करेंगे। वहीं इस मामले पर इंडिया गठबंधन में भी मतभेद दिखा। दरअसल ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने कहा कि उसने कोडिकुन्नील सुरेश के नाम को लेकर सलाह नहीं ली गई थी, मतलब उससे सलाह नहीं ली गई थी टीएमसी से। टीएमसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। जब इंडिया गठबंधन ने टीएमसी को मनाने की कोशिश की तो उनका कहना था कि वो बुधवार सुबह यानी स्पीकर चुनाव से पहले अपना फैसला सुनाएंगे, लेकिन इसे लेकर कंफ्यूजन बना रहा। किसी ने मत विभाजन की मांग नहीं की तो प्रोटेम स्पीकर मेहताब ने ओम बिरला के ध्वनि मत से चुने जाने की घोषणा कर दी। हालांकि टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि मेहताब ने वोट गिनने की अनुमति नहीं दी। दूसरी तरफ जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस मत विभाजन नहीं चाहती थी। हालांकि देखा जाए तो कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि वो वोटिंग की मांग नहीं करेगी, लेकिन टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कई सदस्यों ने चुनाव में वोटिंग की मांग की थी। उन्होंने कहा कि प्रोटेम स्पीकर ने वोटिंग की मांग को अनुमति इसलिए नहीं दी क्योंकि सरकार के पास यह चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं था। अभिषेक बनर्जी ने इस चुनाव को अनैतिक तक बता दिया। अब जो सबसे बड़ा मामला ये सामने आ रहा है कि सरकार का इस पूरे मामले पर क्या रुख है। सवाल यह है कि इस पूरे मामले पर सरकार क्या कह रही है। लोकसभा अध्यक्ष चुनाव में मत विभाजन की मांग पर संसदीय कार्य
मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को औपचारिक तौर पर मत विभाजन के लिए अनुरोध करना होता है। उन्होंने कहा कि सरकार वोटिंग के लिए तैयार थी, लेकिन औपचारिक तौर पर विपक्ष की तरफ से ऐसी कोई मांग नहीं की गई। रिजिजू ने यह भी कहा कि विपक्ष के पास पर्याप्त नंबर नहीं थे। अब यह भी माना जा रहा है कि संसद में आखिर उसके बाद हंगामा क्यों हुआ। दरअसल स्पीकर के चुनाव के समय विपक्ष ने मत विभाजन पर जोर नहीं दिया, बल्कि ध्वनि मत के साथ सरकार के साथ खड़ी दिखाई दी। ओम बिरला के चुने जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के साथ राहुल गांधी ने भी उन्हें मुस्कुराकर बधाई दी, लेकिन जल्द ही संसद का माहौल एकदम से बदल गया। जैसे ही स्पीकर ओम बिरला ने 1975 में लगे आपातकाल पर एक प्रस्ताव पढ़ना शुरू किया, वैसे ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस ने संविधान की मूल भावना को कुचलकर तानाशाही लागू कर दी थी। ओम बिरला ने प्रस्ताव पढ़ते हुए कहा कि इतिहास में आपातकाल एक काला धब्बा है। कांग्रेस ने जो ये संशोधन किए थे, उसका मकसद सभी शक्तियों को एक व्यक्ति के हाथ में देना था, न्यायपालिका को नियंत्रित करना था और संविधान के मूल सिद्धांतों को खत्म करना था। ऐसा कर नागरिकों के अधिकारों को कुचल दिया गया और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर हमला किया गया। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच आपातकाल के पीड़ितों की याद में कुछ देर का मौन रखा गया, जिसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। ये था पूरा इसका मामला। स्पीकर पद को लेकर जो बवाल चल रहा था, यही था पूरा मामला। लेकिन अब एक और सवाल यह है कि आखिर खाली क्यों पड़ा है डिप्टी स्पीकर का पद। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद मई 2019 से खाली है। आजाद भारत के इतिहास में 17वीं लोकसभा पहली लोकसभा थी जब डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा। संविधान का अनुच्छेद 93 कहता है कि डिप्टी स्पीकर का चयन होना ही चाहिए। सदन के 2 सदस्यों का चयन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रूप में होना संविधान के अनुसार अनिवार्य है। संविधान के अनुच्छेद 95 के अनुसार डिप्टी स्पीकर स्पीकर की अनुपस्थिति में उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। अगर डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा तो उस स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा के एक सांसद को ये काम करने के लिए चुनते हैं। अनुच्छेद 94 के मुताबिक अगर स्पीकर अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो इससे इस्तीफे में उन्हें डिप्टी स्पीकर को संबोधित करना होता है। 1949 में संविधान सभा में इसे लेकर बहस हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि स्पीकर का पद डिप्टी स्पीकर के पद से बड़ा होता है, ऐसे में उन्हें डिप्टी स्पीकर को संबोधित नहीं करना चाहिए बल्कि राष्ट्रपति को संबोधित करना चाहिए। लेकिन यह तर्क दिया गया कि चूंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन सदन के सदस्य करते हैं, इसलिए इस पद की जवाबदेही सदस्यों के प्रति है। चूंकि सदन के हर सदस्य को इस्तीफे में संबोधित नहीं किया जा सकता, ऐसे में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को ही संबोधित करना चाहिए, क्योंकि वो सदन का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ तय हुआ कि अगर स्पीकर इस्तीफा देते हैं तो डिप्टी स्पीकर को संबोधित करेंगे, और अगर डिप्टी स्पीकर के इस्तीफे की स्थिति आती है तो वो स्पीकर को संबोधित करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि डिप्टी स्पीकर का पद क्यों खाली रहा 2019 से और अभी क्यों खाली है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज जो देखी जा रही है कि जब 2019 में यह पद खाली था, उस वक्त बीजेपी जो थी वो पूर्ण बहुमत में उसकी सरकार थी। लेकिन अभी का जो सिनारियो है वो एकदम अलग है। अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो विपक्ष मजबूत है और सरकार अपने दम पर नहीं बल्कि बीजेपी ने टीडीपी और जेडीयू के दम पर बनाया है। तो ऐसे में टीडीपी भी मांग कर सकती है कि डिप्टी स्पीकर का, और वहीं बीजेपी का कहना है कि वो अपने पास यानी एनडीए के पास इस पद को रखेगी। वहीं विपक्ष जो है वो जोरों शोर से इस पद की मांग कर रहा है। अब इस पद का जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। तो अब देखने वाली बात यह है कि इस सब पूरे मामले पर सरकार और विपक्ष क्या रुख अपनाता है और क्या कुछ कहता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, डिप्टी स्पीकर किसको बनाया जाना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं।